रफ्तार जिंदगी की, खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। GTPL न्यूज़। बजरंग सेना मेवाड़ की बैठक आज संभागीय कार्यालय टाउन हॉल पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता बजरंग सेना मेवाड़ के प्रमुख कमलेंद्र सिंह पवार ने करते हुए कार्यकर्ताओं को बताया कि आगामी दिनों में आने वाले कार्यक्रम की तैयारी के निमित्त ये बैठक रखी है, जिसमें सर्वप्रथम 12 अगस्त गुरुवार को शिव महोत्सव समिति के 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा गंगू कुंड पर सायंकाल 5 बजे गंगा माता पूजन और आरती का कार्यक्रम रहेगा। 13 अगस्त शुक्रवार सगत जन्मोत्सव के अंतर्गत मोतीचोटा स्थित करजाली बाबूजी सगत जी का जन्मोत्सव और सायंकाल 7 बजे 14 अगस्त अखंड भारत दिवस पर सेक्टर 5 चौराहे पर सायंकाल 5 बजे अखंड भारत का नक्शा बनाकर दीप प्रज्वलित एवं भारत माता की आरती होगी। 16 अगस्त सोमवार को कलाजी बाबूजी जन्मोत्सव पर देहात जिला में कार्यक्रम और 22 अगस्त रविवार को रक्तदान महादान कार्यक्रम महाराणा भोपाल चिकित्सालय में, 30 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी पर श्री ओम बन्ना मंदिर बलीचा धाम पर कार्यक्रम। इन सभी कार्यक्रम में प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अपनी सहमति देते हुए कहा कि सभी कार्यक्रम को हम कोविड-19 की पालना करते हुए कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रमों में प्रभारी तय कर व्यू रचना बनाई गई। बैठक में बजरंग सेना मेवाड़ के संभाग प्रभारी करणवीर सिंह राठौड़, संभागीय अध्यक्ष सुनील कालरा, संभागीय कार्यालय मंत्री जितेंद्र जैन, मिलन केंद्र प्रभारी पूर्णाशंकर नागदा, महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह चौहान, महामंत्री ऋषभ सिंह गहलोत, भंवरलाल पटेल, मंत्री सुरेश टहल रामानी, रणजीत खोखर, सोनू साधवानी, हेमेंद्र कुमावत, विनोद राठौड़, प्रवक्ता गिरिराज सिंह सांकला सहित प्रमुख लोग उपस्थित थे। बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा हमारे आगामी आने वाले कुछ कार्यक्रम हैं, उसकी आज हम लोगों ने बैठक रखी और उसमें प्रभारी तय करके और कार्यक्रम को कैसे सुचारू रूप से करें, इसकी पालना करते हुए हम लोग आज बैठक में सर्वप्रथम कल 12 अगस्त को गंगू कुंड महासती आयड़ में हम लोग सायंकाल 5 बजे गंगा आरती का कार्यक्रम हमारा रहेगा, क्योंकि 13 तारीख को कावड़ यात्रा है और कावड़ यात्रा से पूर्व गंगा आरती का कार्यक्रम हम लोग हर बार करते हैं। और इसी तरह से 13 अगस्त को जो कि हमारे कह सकते हैं कि लोक देवता सगत बाबूजी का जन्मोत्सव रहता है, इस बार बजरंग सेना मेवाड़ मोतीचोटा स्थित करजाली बाबूजी गैरों सिंह जी अंदाता का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से बजरंग सेना वहाँ सायंकाल 7 बजे आरती के रूप में ये कार्यक्रम करेंगे। इस तरह से 14 अगस्त अखंड भारत दिवस का जो कार्यक्रम है, हर बार हम लोग सेक्टर 4 चौराहे पर करते हैं, वो कार्यक्रम भी हमारा सायंकाल 5 बजे वहाँ दीप प्रज्वलन वगैरह करके भारत माता की आरती के सहित ये कार्यक्रम संपन्न होगा। 16 अगस्त को जैसा कि हम लोग जानते हैं कल्लाजी बाबूजी जिनके शौर्य के बारे में, तो कल्लाजी बाबूजी का जन्मोत्सव है और यह कार्यक्रम हम लोगों ने इस बार देहात को दिया है। देहात में अलग अलग जगह पर करीब 20 जगह कार्यक्रम आरती के रूप में और बाबूजी को याद करते हुए ये कार्यक्रम संपन्न होंगे। इस तरह से जो हमारा आगे आने वाला रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन से पूर्व 2 दिन पर हम लोग 20 तारीख को रक्तदान महादान का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में रक्तदान करके लोगों की जान बचाने का एक संकल्प लेंगे। और विशेष करके इस तरह से 30 तारीख को हमारा जन्माष्टमी कार्यक्रम है। इस बार हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम ओम बन्ना मंदिर बलीचा धाम स्थित वहीं पर हम लोग जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यह सभी कार्यक्रम हम लोग कोविड-19 की पालना करते हुए हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। ये सभी कार्यकर्ता कृत संकल्प है। बस्सी सामचोत ग्राम पंचायत द्वारा हरित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत बुधवार को चरागा भूमि में हुई। उप प्रधान देवेंद्र सिंह बस्सी व सरपंच धापू देवी मीणा ने नीम व शीशम के पौधे लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। सरपंच धापू देवी मीणा ने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा 1100 पेड़ पौधे व औषधीय वृक्ष लगाकर ग्राम पंचायत को हरा भरा करने के लिए आमजन के स्वास्थ्य हेतु उपयोग में आने वाले पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। इस अवसर पर उप सरपंच दौलत सिंह, वार्ड पंच केसर सिंह, हिम्मत सिंह, प्रताप सिंह, लखमा मीणा, तखत सिंह उपस्थित रहे। सलूम्बर अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के बैनर तले संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सलूम्बर ब्लॉक के अलग अलग पंचायतों से 40 सदस्यों की भागीदारी रही। बैठक के दौरान श्रमिकों की वर्तमान समस्याओं को लेकर चर्चा रही, जिसमें मुख्यतः श्रमिक कल्याण बोर्ड से जुड़े पंजीयन के लंबित मामले, नरेगा में कम रेट मिलना और पहचान के लोगों को ही काम मिलना, खाद्य सुरक्षा सूची में नाम नहीं आना, बैंक बीसी द्वारा गाँव के अनपढ़ लोगों को बैंक बैलेंस चेक करने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे निकाल लेना, बैंक में डायरी एंट्री नहीं होने से उसके
खाते में लेन देन की जानकारी नहीं मिलना और गांव की अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा रही। बैठक सभी ने इस समस्याओं के समाधान के लिए आगामी निर्णय लेकर श्रम विभाग और लीड बैंक में ज्ञापन देकर श्रमिकों की तरफ से पैरवी करने का तय किया। साथ ही वर्तमान महंगाई के बढ़ते हुए मजदूरी को लेकर भी चर्चा रही। वल्लभनगर के सरजना बांध में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। करणपुर पंचायत के समेलिया महादेव मंदिर के पास की ये घटना है। मंदिर के पास बांध में नहाते समय पानी में डूबे दोनों युवक वल्लभनगर के रहने वाले थे। दोनों युवक, एक युवक की मौके पर ही मौत और दूसरे की अस्पताल ले जाते हुए मौत हुई। वल्लभनगर पुलिस उपाधीक्षक बुद्धराज सहित थाने पर जाब्ता पहुंचा और मौके पर समेलिया महादेव जी के मंदिर पर जमा हुई ग्रामीणों की भीड़। जिला परिषद सीईओ द्वारा उदयपुर जिले की पंचायत समिति की अधिक वाली 10 ग्राम पंचायतों से विगत 5 वर्षों में किए गए व्यय की सूचना मांगने के विरोध में बुधवार को राजस्थान सरपंच संघ पंजीकरण की उदयपुर शाखा ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि सरपंच का कार्यकाल अभी ही शुरू हुआ है, जिसमें से भी 1 वर्ष कोरोना वायरस चल गया और उसके बावजूद भी मौखिक आदेश के आधार पर पंचायतों से व्यय का विवरण मांगा जा रहा है। पंचायत समिति बिंडर और ग्राम पंचायत हिता का सरपंच, आज हमने उदयपुर सरपंच संघ के तहत आदरणीय कलेक्टर महोदय से मुलाकात की और जिला परिषद सीईओ से भी मुलाकात की। पिछले कुछ दिनों से उदयपुर प्रशासन ने ऐसे तुगलकी फरमान जारी किए ग्राम पंचायतों के लिए, जहां आज ये रिकॉर्ड लेके आओ, आज वो रिकॉर्ड लेके आओ। पिछले 2 सालों से पंचायतों में ना तो कोई बजट आ रहा है, ना विकास की कोई नीति आ रही है। कोरोना के इस काल में हम कैसे पंचायतें चला रहे हैं, हमारा जी जान रहा है। सारे के सारे सरपंच फ्रंट वॉरियर बन के कोरोना में लोगों के बीच में सेवा करने गए हैं। ना राज्य सरकार ने किस्तें जारी की है, ना कोई और विशेष फंड आया, उसके बावजूद भी लोगों की सेवा की है। और उसके बीच कोई आदेश आता है कि आज तो आप नरेगा का सारा रिकॉर्ड बताइए, आप ये उस काम का बताइए, तो सरपंच कैसे काम करेंगे पंचायतों में। वो कई सारी समस्याएं थी, हमने आज प्रशासन को अवगत कराया, कलेक्टर साहब को अवगत कराया और पूरे सरपंच संघ उदयपुर की तरफ से मांग की कि इस तरह के आदेश आप रोकें और पंचायतों को प्रोत्साहित करें काम करने के लिए और उन्हें और ज़्यादा बजट दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ये हमने निवेदन किया उनसे। उदयपुर शहर के प्रसिद्ध गट्टानी हॉस्पिटल 11 अगस्त 2021 को एक मामला पेश आया जिसमें पाइल्स का ऑपरेशन होने के बाद मरीज की इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई। इस तरह का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शहर में गर्म हो गया। वहीं काफ़ी समाज कार्यकर्ता शहर के बाहर से व शहर भर में गट्टानी हॉस्पिटल इकट्ठा हो गए और माहौल सही नहीं देख रहा। भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को शांत कराया गया। कुछ समय के बाद मृतक के परिजन रतलाम से उदयपुर पहुंचे, जिस पर गट्टानी हॉस्पिटल के डॉक्टर मुकेश और अन्य के द्वारा परिजनों को अवगत करवाया गया कि ये प्राकृतिक आपदा के तहत मौत है। इस पर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही, कोई ढील नहीं दी गई है। इस पर परिजन और डॉक्टर्स की आपसी समझाइश पर मामला शांत हुआ। वहीं परिजनों में मृतक के बड़े ताया, चचेरे भाई और मृतक के साले और मामा और कई दोस्त मौजूद रहे, जिस पर मृतक के बड़े ताया ने डॉक्टर से कहा कि भावुक होकर हमने आप पर लापरवाही के आरोप लगाए, जो कि हम वापस ले रहे हैं। अपने परिजन मृतक की बॉडी को लेकर रवाना हो गए। आइए सुनते हैं डॉक्टर परिजन ने इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में क्या कहा। आज जो दिन में हमारे हॉस्पिटल में एक आसिफ हुसैन पेशेंट जो 27 साल के थे और कार्डियक अरेस्ट में चले गए, उनका कल ऑपरेशन हुआ था। उनकी कंडीशन वैसे काफ़ी पहले भी खराब थी, लेकिन सारी जांचों के बाद हमने ऑपरेशन किया और ये प्राकृतिक आपदा के तहत उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और हमारी टीम ने पूरा प्रयास किया, उसके बाद भी हम उसको नहीं बचा पाए। दिन में जो भी गलतफहमी हुई, क्योंकि ये जब भी इस तरह का हादसा होता है तो एक भावुकता सभी को होती है, तो मरीज के परिजनों ने हमारे पे एक बार वो भी मानसिक संतुलन खो बैठे और काफ़ी हम पर आक्रोश जताया और कुछ जो भी गलतफहमी हुई आपस में कि कोई गलत इंजेक्शन लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यही सेम इंजेक्शन हम पिछले 2 दिन से लगा रहे थे। और जब मरीज थोड़े परिवारजन जब शांत हुए तो हमने उन्हें बताया, तो उन्होंने इस प्राकृतिक स्थिति को समझा कि हॉस्पिटल प्रशासन ने पूरी मेहनत करी अपनी, और जब विपरीत परिस्थिति में मरीज गया तो भी पूरी टीम ने प्रयास किया, लेकिन पूरे प्रयास के बाद भी हम उसे नहीं बचा पाए। मैं खुद बहुत अपनी तहे दिल से आहत हूँ इस हादसे से, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में पिछले 17 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। परिवारजनों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और ये लोग भी हमारी सर्विसेज आगे भी लेते रहे और लेते रहे हैं पहले भी, और मैं उनको फिर अपना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आगे भी इनको इसी तरह की अच्छी सेवाएं दूंगा। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा, ये जो भी हादसा हुआ है, उससे हम सभी बहुत आहत हैं और मेरी पूरी सहानुभूति इस परिवार के साथ। इसी पेशेंट को लेकर रतलाम से गट्टानी हॉस्पिटल आया था। यहाँ इनका ऑपरेशन हुआ और अचानक ऑपरेशन होने के दूसरे दिन बाद
पेशेंट की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे मैं अकेला परेशान हो गया था और मुझे कुछ ऐसा लगा कि इंजेक्शन में या कुछ हुआ। लेकिन बाद में मुझे डॉक्टर साहब ने समझाया और मेरे घर से जो मरीजन आए उन्होंने समझाया तो मेरे समझ में आया तो इसमें कुछ गलत नहीं हुआ था और इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। वो एक प्राकृतिक आपदा थी जिनसे उनकी मृत्यु हुई है और मैं अपनी जो भी है वो वापस लेता हूँ। जो भी शिकायत करी है वो अपनी तरफ से मैं वापस लेता हूँ। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है और मेरे को सब ने समझाया और मेरे समझ में आ गया, मैं अकेला परेशान हो चुका था। ये बच्चा जो आसिफ यहाँ पे आया था इलाज के लिए, जिसका इलाज यहाँ हुआ तो इलाज के अंदर कुछ इसकी स्थिति ऐसी हो गई थी, थोड़ी नरम तबीयत खराब हो गई थी, तो उस बीच में उसका क्या हुआ कि इंतकाल हो गया। हम लोग यहाँ पे आए, जो यहाँ पे मौजूद थे, इन लोगों ने भावुक हो गए यहाँ पे हॉस्पिटल के डॉक्टरों से या इनसे कुछ बोला करा और फिर हम रतलाम से आए और हमने देखा, परिस्थिति समझी तो ये देखा कि वाकई यानी उसकी मौत किसी कारण हो गई। ठीक है, अस्पताल के डॉक्टरों ने और उन्होंने बहुत ही मेहनत की, कोशिश की और मौत ज़िंदगी देना तो मालिक के हाथ है। ठीक है, और उसके बाद भी वो इतने मतलब गंभीरता से बात करी उन्होंने और हम लोगों को तसल्ली दी और उनको समझाया और हम समझ गए। हम पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी तरह से कोई मतलब आपत्ति नहीं है हमको, हम हमारे पेशेंट को लेके जा रहे हैं। रहा सवाल जो हमारा पेशेंट के जो पैसे वगैरह जो जमा किए थे हॉस्पिटल में, तो वो पैसे भी इन्होंने मतलब स्थिति को देखते हुए और उन्होंने तरस खा के या किसी तरीके से भी उस चीज़ को उन्होंने माफ़ कर दिया। हमारा एक भी रुपये नहीं, हम बिल्कुल हंसी खुशी हमारी डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं। ठीक है, भविष्य में भी आपको कार्रवाई नहीं चाहते और हम कोई कार्रवाई करना चाहते नहीं है, ना करेंगे। प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना क्षेत्र में एक निजी खेत की जमीन पर दबंगों ने मौके पर पड़े पत्थरों को हटाकर खाई लगाकर कब्जा कर लिया, जिस पर पीड़ित पति और पत्नी ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगाई। जानकारी देते हुए अशोक राठौर धमोतर ने बताया कि उसकी खेती की जमीन उसकी पत्नी मंजू भाई के नाम धमोतर में 8 GR नंबर 514 रकबा 0.32 हेक्टेयर है, जिसकी कुल रकबा 1.46 हेक्टेयर स्थित है, जो कि प्रार्थी की पत्नी मंजू भाई के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, जिस पर लंबे समय से अपनी खेती करते हुए आ रहे हैं, वही फसल ले रहे हैं। जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थी मंजू भाई व उसका पति अशोक राठौर 27 मई 2021 को परिवार के साथ उसकी भतीजी पूजा की डिलीवरी होने के पास ही मध्य प्रदेश में जीरन गए हुए थे। वहीं पीछे से उसके काश्तकार की जमीन पर रात्रि में गांव के ही नरेंद्र और वीरेंद्र पिता रामनारायण ब्राह्मण निवासी धमोतर, वहीं भानेज प्रकाश पिता पूरणमल शर्मा निवासी धमोतर ने तीनों ने मिलकर उक्त खाते की जमीन पर उनकी गैर मौजूदगी में जमीन में प्रवेश कर वहां रखे पत्थर हटा दिए और वहीं रातों रात जेसीबी से खाई भी लगवा दी। प्रार्थी परिवार सुबह जब जीरन से वापस आए तो इस घटना की जानकारी मिली। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थी ने 28 मई 2021 को पुलिस थाना धमोतर में प्रस्तुत की थी, किंतु आज दिन तक थाना धमोतर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थी ने बताया कि उपखंड अधिकारी प्रतापगढ़ के समक्ष 111.128 लेरे एक्ट के तहत आवेदन पेश किया था, जो कि 12 जून 2013 को मंजूर होकर पत्थर गड़ी का आदेश हुआ था, जिस पर गिरदावर पटवारी भगवा अभियुक्त की मौजूदगी में पत्थर गड़ी कर मोर्चा मौका बनाया गया था। दिनांक 20 जून 2014 को बनाया गया था। उसके बाद 20 जून 2014 को सुबह 9 बजे अभियुक्त बिना इजाजत मुझ प्रार्थी RG नंबर 514 में अनाधिकृत प्रवेश करते हुए हमारे साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी की पत्नी मंजू ने थाना धमोतर में दी थी, जिसका नंबर 97/2014 कर अभियुक्त का चालान 341, 323, 447 और 525/34 में दर्ज होकर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ में प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त ने 20 जून 2014 को पत्थरगड़ी सीमा चिन्ह लगाए थे, वह 25 जून 2014 को सुबह उन्हें वापस उखाड़ दिया। यह झगड़ा फसाद करने को उतारू हो गए और प्रार्थी मंजू पिता अशोक राठौर ने इसके विरोध में ग्राम न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 447, 434/37 पर प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त को जमानत न्यायालय में हुई। उक्त आदेश के विरुद्ध अभियुक्त गण ने एक निगरानी मानवी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत की। उक्त निगरानी का नंबर 3135/2016 होकर जोधपुर न्यायालय में 15 नवंबर 2016 को खारिज कर दिया था। उसके बाद SDO प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां से अभी तक उनके विरोध स्थगन आदेश जारी हुए थे। उसकी अपील अभियुक्त गण ने RA चित्तौड़ में प्रस्तुत की थी, जहां से प्रार्थी के विरुद्ध निर्णय हुआ।
उसकी निगरानी प्रार्थी ने रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में प्रस्तुत की, जिसमें चित्तौड़ के न्यायालय का आदेश के विरोध स्थगन आदेश जारी किया गया। आवेदन के साथ जमाबंदी की प्रति एसडीओ को पत्थरगढ़ी आदेश पर पत्थरगढ़ी आदेश पर्चा मौका चार्जशीट FIR नंबर 97/2014 पेश की गई। इसके बाद भी दबंगई लोगों के द्वारा मौके पर पत्थर डालकर जमीन पर कब्जा जमाए हुए है। थाना दमोतर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसको लेकर पीड़ित पति पत्नी ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उचित न्याय दिलाने की मांग की है। निवासी दमोतर और हमारे जिरन गए थे हमारे भतीजी के नानू डिलीवरी पे, जो वहाँ पत्थर हटा दिया है। लड़ाई रात को पत्थर हटा दिया है। लड़ाई कर कई लगा दिए। नरेंद्र सिंह प्रकाश रात को आके पत्थर हटा। तो आज ज्ञापन दिया क्या आपने? हाँ, कलेक्टर एफसी साहब। हम 2 महीने हो गए हैं, थाने में रिपोर्ट दे रखी है। आज दिन तक ना कोई कार्रवाई हुई है। पहले तो कोई मैडम थी हेड करके, जयपाल करके कोई नाम था, उस पर ना 1 महीना हो गया, उसके पास कोई रिपोर्ट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 2-3 पुलिस वाले के और कार्रवाई आ गई, वो भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम यहाँ आए हैं और रात को हमारे ज़मीन में आके हम वहाँ जीवन गए थे भतीजे के वहाँ डिलीवरी पूछताछ करने के लिए। तो रातों रात आके इन्होंने हमारे खेत में से पत्थर हटा दिए 25 ट्रिप और खेत में डाल दिए और खाई लगवा दी और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट को एक बड़ा झटका लगा है। आज कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई को कोयले की कमी के चलते बंद करना पड़ा है, जिससे बिजली उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 2 यूनिट लगी है जो 600 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। ऐसे में दूसरी यूनिट बंद होने से पहली इकाई की बिजली उत्पादन कर रही है। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल प्लांट में रोजाना कोयले की 4 रैक आने पर ही बिजली उत्पादन सुचारू रूप से चलता है। ऐसे में 1 से 2 रैक ही कोयले की ट्रेन लेकर यहां पहुंच रही है, जिससे कोयले की कमी साफ देखी जा रही है और कोयले का स्टॉक भी खत्म हो गया है। ऐसे में रोजाना कोयले की रैक आने पर ही बिजली उत्पादन चलेगा। इस कारण आज कोयले की कमी के चलते दूसरी यूनिट बंद हो गई है और अधिकारी लगातार कोयले की कमी के बारे में आला अधिकारियों को सूचना दे रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट को रोजाना करीब 15,000 टन कोयला चाहिए, जबकि 6,000 टन कोयला ही आ रहा है। कपासंग क्षेत्र के अफीम किसानों ने डोडा चूरा नष्टीकरण के पूर्व मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने बताया कि अफीम कृषि कार्य अत्यधिक खर्चीला होने के कारण राज्य सरकार अफीम फसल के सह उत्पाद डोडा चूरा का भी किसानों को 1500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुआवजा दिलाने की मांग की है। प्रधान भेरूलाल चौधरी और पूर्व सरपंच बालूराम चित्तौड़िया के नेतृत्व में सैकड़ों अफीम काश्तकार कपासन उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी और आबकारी विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सभी काश्तकार वाहन रैली के रूप में भोपाल सागर पहुंचे, जहां पर भी उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय के कोतवाली थाना के अंतर्गत मोहर मंगरी क्षेत्र में एक किन्नर ने शादी करने से इनकार करने पर उसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक ने आंखों में मिर्ची डालकर पेट में चाकू से हमला कर दिया, जिस पर घायल किन्नर को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल किन्नर की ओर से दिए गए बयान के आधार पर आरोपी युवक की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार शहर के गांधीनगर मोहर मंगरी क्षेत्र में दोपहर एक किन्नर सोनिया निवासी भिंडर की लक्ष्मण मीणा निवासी मोहर मगरी गांधीनगर की 2 वर्ष पूर्व फेसबुक से हुई दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई और बात शादी तक पहुंच गई। पहले ही शादीशुदा लक्ष्मण मीणा किन्नर सोनिया से शादी करने पर अड़ा हुआ था। इस पर किन्नर सोनिया द्वारा शादी करने से इनकार करने पर लक्ष्मण मीणा ने उससे के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इस पर किन्नर सोनिया भिंडर से मामले को बातचीत के माध्यम से खत्म करने के लिए चित्तौड़गढ़ मोहर मगरी गांधीनगर पहुंची, जहां पर लक्ष्मण घर के बाहर ही उसके आंखों में मिर्ची डालकर उस पर पेट में चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद किन्नर सोनिया को उपचार के लिए जिला राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी देते हुए एएसआई नवल राम ने बताया कि किन्नर सोनिया सवेरे एक निजी वाहन से भिंडर से चित्तौड़गढ़ लक्ष्मण मीणा के घर पहुंची थी और लक्ष्मण मीणा घर के बाहर ही उसके पेट में चाकू से हमला कर दिया। वह भी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि सोनिया की ओर से
दिए गए बयान के आधार पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वही जानकारी में सामने आया है कि 2 वर्ष पूर्व हुई एक किन्नर सोनिया और दुर्ग पर गाइड का काम करने वाले लक्ष्मण मीणा की फेसबुक की दोस्ती लिविंग रिलेशनशिप तक पहुंच गई थी और सोनिया की ओर से शादी करने से इनकार करने पर पहले से ही शादीशुदा लक्ष्मण मीणा बात करने के लिए चित्तौड़ बुलाया और चित्तौड़ पहुंचते ही लक्ष्मण मीणा ने उसकी आंखों में मिर्ची डालकर पेट में चाकू मार दिया। वहीं अब सोनिया की ओर से दिए गए बयान के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। और मेरा एक फ्रेंड था जो मुझे काफ़ी टाइम से मेरा कुछ वीडियो बना के वायरल कर रहा, ओपन करके वीडियो वायरल कर रहा, पैसे मांग रहा हो, तो मैंने ये सब चीज़ों से मना कर दिया। मुझे ब्लैकमेल कर रहा काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा आज बैठ के कुछ भी बात है तो बैठ के बात कर लेते आमने सामने। तो मैं बात करने के लिए आई तो वो एकदम से आके मुझे चाकू मार दिया, मिर्ची डाल के आंखों में। क्या नाम है उसमें? लक्ष्मण मीणा, चित्तौड़ में रहता है, गांधीनगर कच्ची बस्ती। ये वारदात कहाँ की है? यहीं के उसके घर के होते हैं, कच्ची बस्ती के गांधीनगर। कितने टाइम से साथ में था वो, जानते हो आप उसको? साल भर से, अभी 4 महीने से हमारा भी बात नहीं करती हूँ। वो मुझे ब्लैकमेल करता है। मैं एक किन्नर हूँ और मैं कोई लेडीज़ नहीं हूँ। वो मुझे वाइफ बनाना चाहता है, मुझे बोलता है तेरे को वाइफ बनाऊँ। मैं किन्नर हूँ, मैं थोड़ी ना वाइफ बन सकती, इसलिए उसने मुझे ऐसे करा। आप कहाँ रहते हो? किन्नर रहती हूँ। सर आपका नाम? नवल राम ऐसे कोतवाली चित्तौड़गढ़। सर किस तरह का मामला है? यदि टेलीफोन सूचना मिली कि वहाँ कच्ची बस्ती मोर मगरी में किसी किन्नर के चाकू मार दिया, हॉस्पिटल जेर इलाज है, जिस पर हॉस्पिटल पहुँचे तो सोनिया सनो भगवान जी रावत, उम्र 25 साल, निवासी उमा तालाब, थाना लसाड़िया, जिला उदयपुर, हाल आमेटा कॉलोनी बिंडर, 2 साल से लक्ष्मण मीणा निवासी मोर मंगरी कच्ची बस्ती किसी संपर्क होना है, पति पत्नी जैसे संबंध होना बताया और इन दोनों के द्वारा कहीं घूमने पर ऐसे कोई स्नान करते समय फ़ोटो खींच लिए जिनका वीडियो वायरल हुआ, जिस पर ये यहाँ से बात करने के लिए आई थी और बात के दौरान ही घर पे पहुँची तो घर पर परिवार वालों ने लक्ष्मण मीणा को सूचना दी, जिस पर वो मौके पे आया एवं आँखों में मिर्ची डालकर पेट में चाकू मार दिया, जो जहरीलाल हॉस्पिटल नियमानुसार कार्रवाई। पहचान हुई? अब पहचान तो अनुसंधान का पार्ट है, तो आगे जैसी भी सूरत होगी। अंजुमन कमेटी और समुदाय के ही एक परिवार के बीच वार्ड नंबर 20 में मदरसे के पीछे एक भूखंड पर रास्ते के विवाद पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान आज दिनांक 12 अगस्त 2021 गुरुवार को 11:30 बजे के करीब अचानक नया मोड़ आया। प्रशासन द्वारा कार्रवाई के दौरान अब्दुल रहीम के परिवार की 2 महिलाओं के आग लग जाने के कारण झुलस गई, साथ ही अब्दुल रहीम की पत्नी इस घटना के बाद बेहोश हो गई। झुलसी महिला शाकिरा बानो पत्नी मोहम्मद यूसुफ और शाहिना बानो पुत्री अब्दुल रहीम आग लगने से झुलस गई, तो वहीं घटना के चलते खेरू निशा पत्नी अब्दुल रहीम बेहोश हो गई। तीनों को नैनवा सामुदायिक चिकित्सालय लाया गया। डॉक्टर समुंदर लाल मीणा के दिशा निर्देशन में झुलसी महिलाओं का प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद सामुदायिक चिकित्सालय पर उपखंड अधिकारी शयोराम, तहसीलदार अमितेश मीणा, पुलिस उप अधीक्षक कैलाश चंद जाट, थानाधिकारी ब्रजबान सिंह पहुंचे। घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है। थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। राजसमंद जिले की सड़कों पर आपको ओवरलोड ट्रैक्टर और डंपर सर पर दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे। इनमें क्षमता से 2 से 3 गुना पत्थर भरा होता है, जो कभी भी जानलेवा हादसे का सबब बन जाता है। हालांकि विभाग कार्रवाई की बात करता है, लेकिन सड़कों पर इन दावों की पोल खुलती नजर आती है। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र में बीती रात उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब सीमेंट से भरा एक ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं करीब 12 घंटे से अधिक समय से अवरुद्ध रास्ते से दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को हटाकर पुलिस यातायात बहाल करने में जुटी हुई है। चारभुजा थाना पुलिस के मुताबिक सीमेंट से भरा एक ट्रेलर ब्यावर से जोधपुर की तरफ जा रहा था, तभी देसूरी की नाल में पंजाब मोड़ के पास ट्रेलर अचानक बेकाबू हो गया और उसने आगे चल रहे मार्बल से भरे ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्रेलर पहाड़ी से टकराकर पलट गया। इस हादसे में चालक और खलासी दोनों घायल हो गए। वहीं सड़क पर सीमेंट के कट्टे बिखर गए। उधर मार्बल से भरा ट्रक भी खराब हो गया और सड़क पर मार्बल बिखर गया। सूचना पर राजसमंद जिले की चारभुजा और पाली की देसूरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अब क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त दोनों ही वाहनों को सड़क के किनारे करने की कवायद जारी है। वहीं अन्य ट्रेलर में
सड़क पर बिखरे सीमेंट के बैग की लोडिंग कर सड़क मार्ग को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध उज्जैन मंदिर की ही तरफ बांसवाड़ा के मदारेश्वर मंदिर में सुबह तड़के भगवान शिव को भस्म स्नान कराया जाता है। भस्म आरती के लिए शमशान से ताजी राख लाई जाती है, बाद में भगवान पर जलाभिषेक होता है। बीते कई सालों से यहाँ मदारेश्वर शिवलिंग पर इस तरह की भस्म आरती होती है। वागड़ में श्रावण माह के दौरान भी यहाँ पर रोज सुबह तड़के भक्तों की उपस्थिति में भस्म आरती आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आरती की धुन पर सैकड़ों भक्त सामूहिक रूप से आरती गाते हैं। यहाँ तो वैसे तो पूरे साल श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ती है, लेकिन श्रावण माह के दौरान पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी कतार लगती है। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के गढ़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसन में बीती रात को अज्ञात बदमाशों ने संस्था प्रधान कक्ष और कंप्यूटर लैब 2 कमरों के ताले तोड़कर स्कूल से 1.5 लाख से ज्यादा आवश्यक सामग्री चोरी कर ली है। जब सुबह स्कूल स्टाफ आया तब मामले की जानकारी मिली। इस संबंध में संस्था प्रधान धर्मेंद्र सिंह चारण ने लोहारिया थाने में लिखित रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले की जानकारी विभाग के उच्च अधिकारियों को भी दी गई। बीती रात हुई चोरी में इन्वर्टर, लैपटॉप, चार्जर, स्कूल में लगाई गई पानी की मोटर, एम्पलीफायर, छोटी बैटरी, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, कंप्यूटर मॉनिटर और सीपीयू सहित कुल 1,33,459 रुपए और अन्य सामान सहित लगभग 1.5 लाख रुपयों का सामान चोरी हो गया। बीते 2 वर्षों में इस स्कूल में यह चोरी की चौथी वारदात है, पर एक भी वारदात का आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। इस स्कूल में गत 10 नवंबर 2018, 16 मार्च 2020 और 13 अगस्त 2020 को भी कमरों के ताले तोड़कर परिसर और कमरों में तोड़फोड़ कर गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, खाद्यान्न सामग्री, कंप्यूटर, डीवीआर, स्टोरेज बॉक्स आदि भी चुरा कर ले गए थे, जबकि इस बार चौथी बार फिर विद्यालय में रखी गई सामग्री चुरा कर ले गए। सभी चोरियों को पूर्व में स्कूल प्रबंधन द्वारा चोरी की रिपोर्ट दे रखी है। ग्रामीणों ने कहा कि बड़े जतन से स्टाफ और भामाशाओं की मदद कर एक सामग्री इकट्ठी की थी, जो विद्यालय में पानी पीने के लिए भी समस्या हुई। ग्रामीणों, सरपंच मनीषा कुमारी, समाजसेवी उप सरपंच राजू भाई, कलाल, कचरा भाई आदि ने बताया कि स्टाफ के सहयोग से हाल ही में बच्चों को पानी पीने की व्यवस्था हेतु मोटर लगाई गई थी। वहीं ग्रामीण भामाशाओं द्वारा समय समय पर छोटी मोटी दान राशि से विद्यालय में विकास किया जाता है और इसके स्तर में सुधार किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब अभिभावक रहते हैं, फिर भी कुछ भामाशाओं के सहयोग से विद्यालय की व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, पर इन चोरों ने सभी सामग्रियों को चुराकर एक बड़ा झटका दिया है। चोरी की वारदात को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों में खासा आक्रोश है, जो इस चोरी पर ग्रामीणों ने खासा दुख व्यक्त किया है और जल्द ही मामले की खुलासे करने की मांग की है। उदयपुर में गुरुवार को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि सभी चिकित्सा अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की जाए। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी के न्यूनतम वेतन में संशोधन कर उसमें लगभग 45% की वृद्धि अनुभव आधार पर और वार्षिक बोनस अतिरिक्त इंक्रीमेंट लागू किए गए। अन्य पदों पर कार्यरत कार्मिकों की वेतन वृद्धि नहीं की गई। वेतन वृद्धि में किए गए पक्षपातपूर्ण निर्णय के विरुद्ध है। राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के समस्त कार्मिकों द्वारा सभी की वेतन वृद्धि की जाए, लेकिन आज दिनांक तक ना कोई वेतन वृद्धि की गई है। सोसाइटी स्तर से इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। एड्स कार्मिकों ने राष्ट्रीय यूनियन के आह्वान पर संपूर्ण भारत में वेतन पुनरीक्षण हेतु आंदोलन का आगाज दिनांक 2 अगस्त से जुलाई 2021 तक किया था। एड्स कार्मिक प्रतिनिधि मयंक ने बताया कि 1 नवंबर 2019 को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मानदेय पुनरीक्षण के लिए आश्वस्त किया गया था, लेकिन वर्ष 2020 में सिर्फ चिकित्सा अधिकारियों का मानदेय पुनरीक्षण किया गया, जबकि अन्य संविदा कर्मियों के साथ भेदभाव किया गया है। इन्हें नहीं करने पर 16 से 21 अगस्त तक सीएमएचओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और हम लोग राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया एक उपक्रम है जिसमें HIV एड्स के रोगियों का उपचार किया जाता है, और 2005 से जो है ART सेंटर जो है, उसके अलावा ICTC, STI, PPTCT, ब्लड बैंक, इस तरह से तमाम उसके करीब 8 से 10 तरह के उपक्रम है जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। 2017 से हम लोगों की वेतन पुनर्निर्धारण की जो मांग है वो अभी तक पूरी नहीं की गई, और लेकिन इसी दौरान उन्होंने हमारे जो केंद्रों पे काम करने वाले जो चिकित्सा अधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी वेतन बढ़ा दिया। 45 से 50% तक उनका वेतन में इजाफा करके उनको उनकी जो सीनियरिटी है उसके हिसाब से उसमें अतिरिक्त और मानदेय जोड़ के दिया। लेकिन जो फील्ड लेवल पे काम करने वाले कर्मचारी जिनके माध्यम से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरा होता है या जिसके संकेतकों को पूरा किया जाता है, उन कर्मचारियों को जो है पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया है, उनकी अनदेखी कर दी गई है। और हम हमारी पूरी मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग दिनांक 2 अगस्त से चरणबद्ध तरीके से हम लोग एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का चला रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं। वो सारे कर्मचारी
सभी कंपोनेंट के पूरे राष्ट्र के सभी राज्यों के हम लोग सब एक साथ हैं। और इसी चरणबद्ध कार्यक्रम में आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया, जो कि हम चाहते हैं कि उनके माध्यम से हम हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो केंद्र सरकार के उन तक हम पहुँचाना चाहते थे। तो आज हमारी ये मांग हमने रखी है और इसमें सभी कर्मचारी हम लोग साथ में हैं। और हमारा जो सीधा सा खाली ये सरकार को कहना है कि हम लोग बहुत कम, आपको आश्चर्य होगा जानकर, मात्र 13,000 रुपये की एक मामूली सी वेतन के ऊपर लोग काम करते हैं। और इतने जोखिम भरे क्षेत्र में, जहाँ आपको पता है कि HIV एड्स का नाम लेने से भी लोग घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं। और उस क्षेत्र में हम लोग पूर्ण रोगियों के साथ दिन रात लग के काम करते हैं। और आप सभी लोगों को देख रहे हैं, हमारे यहाँ सभी तरह की जो कंपोनेंट में हमारी जो बहनें आप देख रहे हैं, ये सभी अलग अलग STI डिपार्टमेंट है, हमारा ब्लड बैंक है, PPT सिटी है, जहाँ पे कि गर्भवती महिलाओं की HIV जाँच और उनका उपचार संबंधी काम होता है। ART सेंटर है, जहाँ पे कि संभाग के हमारे पास में यहाँ पे 14,000 मरीज पंजीकृत हैं और उन मरीजों का हमारे यहाँ पे नियमित रूप से इलाज किया जाता है। तो हम लोग इतने जोखिम भरे वातावरण में काम करते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई भत्ता नहीं दिया जाता है, किसी तरह की ESI EPF की कोई सुविधा नहीं है, कोई मेडिक्लेम की सुविधा नहीं है। सभी तरह की मतलब सामाजिक एवं जिसको कहना चाहिए कि एक सोशल बेनिफिशियरी स्कीम्स होती हैं, उसका कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ये बहुत हमारी मांगे, और हम चाहते हैं आप सभी मीडिया के माध्यम से कि हमारी ये मांगों का आज तक कभी पहुंचाया नहीं गया है। और यदि आज आप सब हमारे सामने उपस्थित हैं तो आपके माध्यम से ये जरूर चाहेंगे कि आप भी सरकार का ध्यानाकर्षण हमारी इन समस्याओं के प्रति करवाने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर जिला स्तर, उपखंड स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित अगस्त क्रांति सप्ताह कार्यक्रम में अंतर्गत आज गुरुवार 12 अगस्त महापुरुषों की मूर्ति स्थलों की सफाई का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने हाथीपोल स्थित भामाशाह की मूर्ति, अम्बा माता स्थित सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर दुग्ध अभिषेक कर पानी से साफ किया। तदुपरांत माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद देशभक्ति के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में समिति के सदस्य अशोक तंबोली, फिरोज अहमद शेख सहित कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का 10वीं बोर्ड का परिणाम, जिसमें डाबी निवासी पूजा गुर्जर पुत्री छोटूलाल गुर्जर ने 98.83% अंक प्राप्त कर माता पिता और इंस्टीट्यूट सहित क्षेत्र का नाम रोशन किया। पूजा के माता पिता निरक्षर है। पूजा के अध्यापक गोविंद सिंह गुर्जर ने बताया कि पूजा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही है। पढ़ाई के साथ साथ पूजा ऑनलाइन कार्यों और सामाजिक गतिविधियों व वाद विवाद प्रतियोगिताओं में रुचि रखती है। पूजा की छोटी बहन माही भी अत्यधिक मेधावी छात्रा है। पूजा की अध्यापिका आयुषी जैन, पूजा योगी हिमानी जैन और अध्यापक मनोज सेन, जितेंद्र सेन और सुरेश चंद्र वैष्णव ने बताया कि पूजा पढ़ाई में शुरू से अव्वल रही है। पढ़ाई के प्रति हमेशा सजग रही है। उसने अपने कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। अध्यापक और उसके परिजनों ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस दौरान पूजा की मां पानाबाई गुर्जर, पिता छोटूलाल गुर्जर, भाई जुगराज सहित अन्य परिजनों और विद्यालय स्टाफ ने उसका माला पहनाकर मुंह मीठा करवाकर हौसला अफजाई की। मेरे परीक्षा में 99.83% आए हैं, जिसका मैं श्रेय मेरे मम्मी पापा एंड स्पेशली गोविंद सिंह गुर्जर को देना चाहूँगी, जो मेरे प्रिंसिपल सर हैं। उन्होंने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया है। और मेरी स्कूल का नाम गुरुकुल करियर इंस्टीट्यूट डाबी है। और मुझे लगता है कि सभी को गर्ल्स को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो पढ़ सके, और किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि वो बोझ है, वो बहुत कुछ कर सकती है। क्या बनना चाहते हो आप आगे? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरे मम्मी पापा का सपना है। फ्रॉम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल एंड गुरुकुल कैरियर इंस्टीट्यूट डाबी। जी, बेसिकली हम कोटा से हैं और हमने जब देखा डाबी एरिया जो एक बर्ड क्षेत्र है और काफ़ी शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। और आज ये हमारी मेहनत है और बच्ची की मेहनत है और इनके माता पिता का और सभी मेरे टीचर्स का सहयोग रहा, इसीलिए आज इस बच्ची की 99% बनी। तो मैं यही कहना चाहूँगा पूरे बर्ड क्षेत्र वासियों से, जो कि यहाँ की बहुत ही बालिकाओं के लिए सोच गलत है कि बच्चियाँ नहीं कुछ कर सकती है, जबकि देखा जाए तो आज बच्चियाँ पूरे देश में नेतृत्व कर रही है। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उदयपुर में गुरुवार को सरब्रत पार्षद द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मांग की गई है कि उदयपुर के आसपास के तालाबों का संरक्षण किया जाए और तालाब से अतिक्रमण को हटाया जाए। मदन सिंह जी ने बताया कि गत वर्षों में 2006 में बाढ़ आने पर जिस समय उदयपुर के तालाबों में पानी की निकासी अवरुद्ध की वजह और शहर की जनता द्वारा तालाबों के बहाव क्षेत्र में रोडवे जमीन पाट के मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया। राजा महाराजा के समय से बने हुए तालाब में UIT क्षेत्र होने की वजह से प्लॉट कट गए, जिसका मामला राजस्थान हाई कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें मुख्यतः तालाब फूटा तालाब, रुंडेड़ा तालाब,
तितड़ी तालाब, फांदा तालाब, रूप सागर तालाब और नेला तालाब आदि आते हैं। यूआईटी क्षेत्र में भूमाफिया पर रसूख का लोगों को भराव डालकर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसको लेकर आज सभी सवरत पार्षदों ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अवेलेबल नहीं हुआ तो हमने एडीएम सिटी के हिसाब से यूआईटी अध्यक्ष से नाम ज्ञापन दिया। हमारी मांग थी कि जो उदयपुर में जो तालाब है उसका संरक्षण एवं अतिक्रमण जो हो रहे हैं उसके लिए हम मिले। आज हमने उदयपुर में जो तालाब है, फूटा तालाब है, रंडेला तालाब है, गोविंद सागर का तालाब है, रूप सागर तालाब है, फांदा का तालाब है, उसमें जो अतिक्रमण हो रहा है और अवैध लोगों और भूमाफिया द्वारा जो वहाँ पे रोड़े और अतिक्रमण करके भराव डाला जा रहा है, इसके विरुद्ध हम सब मिले हैं। और जो 2006 में जो बाढ़ आई थी इन्हीं तालाबों में आई थी और इन्हीं तालाबों में आज लोगों ने जो अतिक्रमण करके पक्के मकान बना लिए हैं, उन्हें शीघ्र ही निरस्त किया जाए। और ये मामला है राजस्थान हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो हमने सीएम साहब एवं नगरीय विकास मंत्री शांति जी धारीवाल को पत्र लिखकर भी अवगत किया है और उदयपुर के डेवलपमेंट और विकास के लिए हमें शीघ्र ही न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद। तो ये थी आज की अब तक की खास खबरें। अब दीजिए इजाजत रागिनी को। देखते रहिए GTPL राजस्थान न्यूज़। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही बेल आइकन दबाइए और GTPL पर पाइए खबरों का सिलसिला सबसे पहले। नमस्कार। रफ्तार जिंदगी की खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। GTPL न्यूज़।